आज हम करनाल ही नहीं, देश के जाने माने शिक्षाविद मिहिर बनर्जी के पास में है। मिहिर बनर्जी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी इस यात्रा में देश को कई आईएएस दिए, कई आईपीएस और कई आईआरएस और जजेस और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के कई अच्छे निर्णायक बच्चे दिए। तो आज हम इनके साथ में हैं। तो आज के दौर में देखा जाए तो आज के दौर में काफ़ी चुनौतियां हैं युवाओं के सामने, पेरेंट्स के सामने। आज पेरेंट्स बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज बच्चों का व्यवस्था से मोह भंग होता जा रहा है, भारत की व्यवस्था से। अगर देखा जाए तो 1 लाख बच्चा पर डे इस देश में विदेश जाने के लिए आवेदन करता है। जो मोह भंग होता जा रहा है कि जिस देश में कुछ नहीं, इस देश में कुछ नहीं बचा, आप विदेश चले जाए सब कुछ हो जाएगा, जबकि माना जाता है कि इस देश में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बच्चों के सामने क्या क्या चुनौतियां का किस तरह सामना करें, अभिभावक बच्चों को किस तरह गाइड करें। आज अभिभावकों के सामने भी कोई विकल्प नहीं है, कोई जानकारी के अभाव में एक अंधे कुएं में सभी लोग भटक रहे हैं। इसी भटकाव को रोकने के लिए, इसी भटकाव के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम आज मिहिर बनर्जी सर के साथ में, जो अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ में साइकोलॉजी कंसल्टेंट भी हैं, जिन्होंने कई बच्चों को डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बड़े पद पर मौजूद हैं। इसके अलावा विदेशों में कई बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में पदस्थ हैं। इनके इंटरव्यू टिप्स के माध्यम से। तो सर, आपका आज हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ मिहिर बनर्जी सर हैं और हमारे साथ में तमन्ना जैन है, जो एम्स में इस समय विद्यार्थी है, एमबीबीएस कर रही है और आज हमारे डिस्कशन में भी रहेगी, बच्चों की तरफ सवाल करेगी। मैं इनसे जो अभिभावकों को सवाल को करता हूँ। तो सर, पहला सवाल है, क्या चुनौतियां हो, किस तरह हम सामना करें इनका और किस तरह का निराकरण करें? देखिए जैन साहब, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का उनको स्वागत करता हूं और वो अपना बहुमूल्य समय निकाल रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद सभी दर्शकों का, और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच तमन्ना। देखिए, जहां तक चुनौतियां हैं, मैं ये मानता हूं कि आज पेरेंट्स का ये सपना रहता है कि बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचे, अपने पैर पे खड़ा हो जाए और अच्छी जिंदगी जिए, उसमें पैसा भी हो, इज्जत भी हो, सम्मान भी हो और तरक्की भी हो। लेकिन अगर चुनौतियां हैं तो सफलताएं भी हैं। अगर सफलता है लेकिन चुनौतियां नहीं है तो वो सफलता उतना मिठास नहीं रखती। भारत एक ऐसा देश है सारे वर्ल्ड में जहां चुनौतियां ही चुनौती हैं। वो चुनौतियां इसलिए हैं कि यहां हर इंसान कोई मकसद लेके चल रहा है। उसका स्पिरिचुअल पर्पस भी हो सकता है, उसका पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो फौज में भी जा सकता है, वो बाहर जाना चाहता है, वो किसान बनना चाहता है। तो एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स आज के यूथ में, हमारे इंडिया के यूथ में बहुत सारी हैं, क्योंकि जहां पर इनसिक्योरिटी होती है वहीं ज्यादा तरक्की होती है, जहां पर चैलेंजेस होते हैं वहीं ज्यादा तरक्की होती है। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं उन सबने चुनौतियां फेस की थी, तभी उस मुकाम तक पहुंचे। रही बात कि बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बाहर जाना आपकी अपनी सोच है, आपका अपना निर्णय है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत से ही नासा में जाते हैं, भारत से ही जो आईआईटीएंस हैं बाहर जाते हैं, आईएम करके जाते हैं। क्यों जाते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन असलियत यह है कि हमारे भारत में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर एट प्रेजेंट हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो बहुत सी कंपनीज बाहर से हमारे इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती है कि उनको एक तो वर्कफोर्स मिल रही है, उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको स्किल्ड लेबर भी मिल रही है। तो आई वुड से कि ये आपकी अपनी चॉइस है, आप बाहर रहिए, यहां रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने करियर के साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, संस्कारों का भी ध्यान रखें। एक बैलेंस लाइफ तभी बनती है जब सबको साथ लेके चलते हैं। सिर्फ आपका बहुत बड़ा या बहुत मोटा पैकेज लेना या बहुत बड़ी गाड़ियां या कोठियां फॉरेन में लेना, ये काफी नहीं है। आपने देखना है कि मैं अपने देश को भी कुछ दे रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें वो आप यहां पर भी कर सकते हैं। आप आईएएस बन सकते हैं, आप एसएससी में जा सकते हैं, आप एनडीए कर सकते हैं, अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सी पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं, स्कीम्स हैं, वो अवेल करिए, पता करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जहां चाह वहां रहा आप तरक्की कर सकते हैं। आप में हुनर होना चाहिए, हुनर के पीछे भागिए और अपनी काबिलियत को भी जानिए कि मैं किस लिए बना और मैं क्या कर सकता हूँ। सर, पिछले दिनों देखा गया, भी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था
उसमें लिखा था कि बेटे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अंतिम संस्कार किया अपने पिता का। दूसरा, गुरुग्राम में भी कई मामले से जहाँ की आज विदेशों जो बच्चे फंसे हुए हैं, विदेशों में रह रहे हैं बच्चे, वो यहाँ हायर कर रहे थे किसी एजेंसी को। वो एजेंसी उनका अंतिम संस्कार भी करती है, मरने के बाद भी उनको अस्थियां विसर्जन भी करती है, सारा कुछ करती है, उसके बाद उनको लिफाफा भेज के वहाँ कर देती है। तो उन बच्चों के माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए वक्त नहीं है। अभी करनाल में ही सेक्टर 13 आपने देखा, एक बुजुर्ग थे जिनका डेड बॉडी 13 दिन तक रखती रही। जब लोगों को बदबू आई, जब जाके उनको लगा, तो हम बच्चे बाहर को चले, घर बच्चे का सपना है कि बाहर चले, माँ बाप को सपना है, लेकिन जब बुजुर्गियत में बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे एक फिल्म में भी कहा कि जो बाहर रहते हैं बच्चे, वो परिवार से दूर हो जाते हैं, अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में ये देश बुजुर्गों का ही रह जाएगा? जिस प्रवाह से बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिस प्रवाह से बैन ड्रेन हो रहा है बाहर, तो उसे क्या ऐसी स्थिति में कि ये देश जो आज युवाओं का देश है, आज संभावना का देश है, तो कल को बुजुर्गों का देश हो जाएगा? देखिए, ये एक अर्ध सत्य है। ये पूरी बात जो है मैं मानता नहीं, सपोर्ट नहीं करता कि सभी बच्चे ऐसे करते होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं माँ बाप ने जो संस्कार बच्चों को दिए हैं वहां कहीं कमी रह जाती है। पहली बात तो ये है, जिस तरीके से बच्चे का लालन पालन करके उस बच्चे को तैयार किया गया है, उसके अंदर आपने क्या वैल्यूज डाली, कैरेक्टर डाला, सोच डाली, एक इमोशनल अटैचमेंट डाली, कंसर्न डाला, वो सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। क्योंकि बच्चा लगभग वो चीजें, लगभग मैं सारी नहीं कह रहा, लगभग वही चीजें रिटर्न करता है, आपको लौटाता है जो आपने उनको दी थी। अगर आपने बचपन में उनकी केयर की, उनके लिए आपने वक्त निकाला, और आप सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बने और बच्चे ने वो चीजें नोटिस की हैं, तो 90% प्लस जो है, मैं मानता हूं कि वो बच्चे आपको लुक आफ्टर भी करेंगे, आपका हालचाल भी पूछेंगे। दूसरी बात है कि अगर बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ बना के रखें, उनके संपर्क में रहें। जो व्हाट्सएप वगैरह हैं वो तो कॉल्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी, मित्र प्यारे, उन लोगों के साथ भी संपर्क में रहें, तो आना जाना रहे, ताकि कोई भी तबीयत बिगड़ती है तो एक दूसरे काम आ सके। मैं ये मानता हूं कि आज के यूथ के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे बच्चा इंडिया में है चाहे वो बाहर है। अब मान लीजिए बच्चा बैंगलोर काम करता है तो ऑब्वियसली उसको आने में भी समय लगेगा, और अगर बच्चा अच्छा है तो बाहर भी अच्छा है, अगर बच्चा अच्छा है तो यहाँ भी अच्छा है, अगर नहीं अच्छा या उसमें संस्कार नहीं डालेंगे तो वो वही होगा जैसा कि आपने उदाहरण दिया है। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है, और अपने माँ बाप से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, अपने भाई बहनों से जुड़े रहना जरूरी है। जड़ें जो है ना वो आपको तय करते हैं कि आप कितने बड़े वृक्ष बनेंगे। अगर जड़ें नहीं है, मीन्स हमारे संस्कार, उनकी जड़ों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है तो वृक्ष बड़ा नहीं होगा, सूख जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उन चीजों का हमने ध्यान रखना है कि माँ बाप भी बच्चों को बिना एक्सपेक्टेशंस के उनके साथ चले, उनकी मजबूरियों को भी समझें, और बच्चे भी माँ बाप के साथ चलें। उम्र बढ़ रही है, टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करवाना है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो सारी चीजें जरूरी हैं। हर टाइम सिर्फ ये काफी नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है, बहुत बड़ा घर बना लिया पापा। इसके अलावा भी कुछ और सारी बातें हैं कि जो सेहत की बात कर सकते हैं, आप दुख सुख की बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्पिरिचुअल बातें कर सकते हैं। आप सर तमन्ना जी आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे? सर, आप 30-32 साल से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए और सबको मोटिवेट करिए। तमन्ना, पहली बात तो है कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। ये असली सत्य यही है कि आई नेवर वांटेड टू बी टीचर। इनफैक्ट मैं तो आर्मी में जाना चाहता था, और आर्म फोर्सेस यूपीएससी में मैं जाना चाहता था। उनको क्लियर किया मैंने, इंटरव्यू में रह जाता था। तो मैं इत्तेफाकन, आई एम एन एक्सीडेंटल टीचर, और 91 में मैं गांव में पढ़ाना शुरू किया। जब मेरे बॉस ने मुझे बताया कि वो नकल मार के पास हुए थे, तो मैंने रिजाइन कर दिया था कि मैं ऐसे आदमी से क्या सीखूंगा जो आदमी खुद नकल मार के पास हुआ था। क्योंकि जब मैं टीचर बन रहा हूं या मैं मजबूरी में टीचर बना हूं, तो अगर मेरा पहला स्टेप जो होगा वो बेईमानी की तरफ होगा या झूठ की तरफ, उस माहौल में, तो मैं आगे कुछ भी सीख नहीं पाऊंगा। तो ये भी एक लेसन है आज के यूथ के लिए कि आपके सामने भ्रमित करने के लिए बहुत से सोर्सेज मिलेंगे, ड्रग्स भी मिलेंगे आपको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें चलेंगी। एक रिवाज सा चल पड़ा है, ब्रेकअप हो गए हैं, ये क्वालिफिकेशन लोगों की बढ़ती जा रही है, 2 ब्रेकअप 4 ब्रेकअप। इन सारी चीजों से हटके एक मकसद के पीछे भागे, जो माँ बाप चाहते हैं जिस तरीके से, प्लस आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उनको लेकर चलिए। तो मैंने ये समझा कि मैं अगर यूपीएससी नहीं इंटरव्यू क्लियर कर पा रहा, उसकी तो कहीं ना कहीं वजह होगी। और एक ऐसा टाइम आया जब मेरे सारे चांसेस एग्जॉस्ट हो गए, तो मैं टीचर तो बन गया, जेब में पैसे भी नहीं थे, और आने जाने का किराया जो था वो मुझे स्कूल से मिलना था करनाल, मैं यमुनानगर में था उन दिनों। तो मुझे अभी भी याद है जैन साहब की मैंने
26 रुपये अपने दोस्त से मांगे कि मुझे आने जाने का किराया वहां मिलेगा, लेकिन यहाँ से तो मैं लेकर जाऊं, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन 26 रुपये का लालच था, वो चीज़ मुझे लेकर आई। मैं मांगना नहीं चाहता था घर वालों से, शायद उनके पास इतने बड़े रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, या शायद वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि मैं आर्म फोर्सेज में जाऊंगा या मैं यूपीएससी करूंगा। लेकिन मैंने अपने आप को जाना कि अगर मैं खुद ही डिप्रेशन का मरीज हो गया, या मैं पड़ोसियों के सवालों का जवाब देते ही मर गया और उनकी एक्सपेक्टेशंस तक, क्योंकि हमेशा आपका पड़ोसी कंपैरिजन करेगा, एग्जाम्पल देगा और कहीं ना कहीं चोट भी दे जाता है। वो चोट का फायदा ये होता है कि आप उसको चुनौती मान लेते हैं और आप काम करते हैं, लेकिन अगर रोज ही चोट लग रही है तो वो जख्म भरेगा नहीं और जख्म खराब हो जाएगा। तो वो जख्म जो थे वो यमुनानगर में मुझे लगते थे। तो मैं करनाल में जब आया तो यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। तो मैं तो एज ए प्राइमरी टीचर आया था, 1800 रुपये मेरी तनख्वाह थी, जिसमें से 900 रुपये मेरा किराया निकल जाता था आने जाने का। कमरा लिया तो उसमें निकल जाता था, खाना ढाबे पे खाना, ये सारी चीजें थी, मुश्किलें थी। लेकिन जब मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए, छोटे छोटे बच्चों को, 6-7 के बच्चों को पढ़ाते हुए, उनकी आंखों में रोशनी देखी, एक चमक देखी, और ये सोचा कि इनके अंदर एक होप के इंजेक्शंस लगाए जाएं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मिहिर बैनर्जी कुछ नहीं कर पाया, या बहुत कुछ नहीं कर पाया, या बहुत तजुर्बे लेकर फेल होकर के एक टीचर बन गया, तो इन बच्चों को मैं फेल होने नहीं दूंगा। जो वो टिप्स थे मेरे पास प्रैक्टिकल, वो मैंने अपने बच्चों को देने शुरू किया। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि पहले 2 साल में 5 बच्चे उस स्कूल के एनडीए में क्वालिफाई किया, और 5 की सिलेक्शन हुई, और उनमें से एक जो था वो इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग में इंडिया में नंबर 1 आया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो मेरे जो तजुर्बे थे, फेलियर्स थे, वो मैंने बच्चों में बांटने शुरू किए, और धीरे धीरे मेरा भी मनोबल बढ़ा, और मुझे ये समझ में आ गया कि कहाँ पर मैंने इंटरव्यू में गलती की, और वो गलती बच्चा ना करे उसके ऊपर मैंने काम किया। बार बार भागता रहा नौकरी छोड़ के पाने के लिए कि मैं अब जुडिशरी में चला जाऊंगा, मैं आईएएस में चला जाऊंगा, लेकिन आपके एफर्ट्स जो है ना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका लक या कुदरत का जो प्लान है वो यूनिक प्लान होता है, कि उन्होंने कहा कि आप बनते तो एक बनते, अब बनाओ तो आप जितने मर्जी बनाओ। तो अभी तक 130 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे बने हैं। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की टॉपर हमारी, एमपी की जुडिशियल, और फिर हमारे डीएसपी बने टॉप रैंकिंग बिहार में। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गुरलीन कौर बनी, 193 275 में से इंडिया में 2nd रैंक था। तो सिलेक्शन मकसद फिर नहीं रहा, देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर ये था कि टॉप पोजीशन पे बच्चों को कैसे लाना है। तो वो जो चोट खाई थी ना, उस चोट के ऊपर जो मरहम लगती है वो लगती है जब बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर सिलेक्शन हो गई है, वो खुशी होती है। तो ये ऐसी जर्नी रही, एंड आई एम ऑलवेज अ लर्नर। और इस जर्नी में मेरी वाइफ का बड़ा योगदान रहा, कि मेरी सोच शायद इतनी लिमिटेड रहती, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मिल के काम करेंगे। तो जब आपकी पार्टनर भी बहुत स्ट्रांग हो और आपको समझे और आपकी ईमानदारी सच्चाई के साथ जुड़ के काम करें, तो आप समझ लीजिए कि 2 के 11 हो जाते हैं। और आगे फिर 2 बेटियां हुई, उन्होंने भी मान सम्मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अवार्ड्स लिए। तो ऐसा रहा वो दौर जहां पर कन्या भ्रूण होती थी। और 2004 की लोहड़ी जो यमुनानगर में अरनौली गांव में मनाई गई थी, जिसकी चश्मदीद गवाह जैन साहब खुद यहाँ बैठे हुए हैं साक्षात। वो दौर ऐसा था कि 3000 रुपए में लड़की मारी जाती थी, ठीक है, ये सिस्टम था। तो वो समय भी हमने देखा कि वो इवोल्यूशन चलती रही, कि कहाँ पर एक आदमी जो किराया मांग कर भी आ रहा है, वो आदमी जूते फटे हुए हैं, या आपका तनाव इतना ज्यादा है कि सुसाइडल एटीट्यूड हुआ कि खत्म ही हो जाए तो अच्छा, जान छूट जाएगी। बहुत से लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो ऐसा एटीट्यूड लेके जीते हैं कि यार निपट जाएं। ऐसा नहीं है। आप किसी खूबसूरत चीज के लिए बने हैं, किसी मंदिर गुरुद्वारे में सेवा कर लीजिए कुछ दिन, मन हल्का हो जाएगा। अगर आपके मन में ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी सोच आ रही है, आप कभी पीजे या किसी हॉस्पिटल में जाके किसी की सेवा कर लीजिए, किसी का दुख बांट लीजिए, तो वो जो इंस्टिंक्ट है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो फेलियर हूं, वो हट जाएगा। आप किसी ना किसी मकसद के सामने आमने सामने आएंगे और आप वो मकसद कहीं से कहीं पहुंचा देगा आपको। तो मेरा मकसद तमन्ना यही रहा कि दूसरा मिहिर बैनर्जी ना हो कि जो कि घिसा पिटा फेलियर था, लेकिन मैंने इवॉल्व किया, मेहनत की, और इसका श्रेय आप लोगों को भी जाता है जिन लोगों ने टाइम टू टाइम हमें बताया कि भी यस वी कैन एंड वी ऑल कैन। सर, आपकी जर्नी बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो अब लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को और पेरेंट्स को? नेवर गिव अप।
right? Life's battles do not always go to the stronger or the faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. मतलब ये है कि जिंदगी की जंगें वो नहीं जीतते जो मजबूत होते हैं, जीतते वो हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। घबराए ही नहीं, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उनसे मैं गुजराऊंगा, शायद आपकी ज्यादा गंभीर हो सकती है, शायद मेरी गंभीर हो सकती है, लेकिन उनसे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, 80 to 90% वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी, भूखमरी और घर में बहुत सी दिक्कतें देखी, सामाजिक कहीं ना कहीं अन्याय देखा होगा उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, पीठ नहीं लगाई, उन्होंने हमेशा आगे देखा, प्रोग्रेसिव रहे। और कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स भी आपको इतनी प्रैक्टिस दे देते हैं कि आप दूसरों को फेल होने से बचा लेते हैं। सो मेरा मैसेज यही है कि आप पॉजिटिव रहिए, संघर्ष करिए, थोड़ा मोबाइल कम इस्तेमाल करें, मोटिवेशन स्पीचेस देख लीजिए जिससे कुछ आपको ग्रहण आप कर सकें, स्किल्स डेवलप कर सकें, ठीक है, सोच बड़ी कर सकें, अपनी जो कॉन्वर्सेशन आपकी बातचीत का तरीका है वो आप बेहतर करिए। आई एम प्रीटी श्योर कि सफलता आपको मिलेगी। और एक बार ठानने की जरूरत है, यू ऑल आर बॉर्न टू एक्सेल, यू हैव दैट फायर, द ओनली थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई इट, एक्सप्लोर इट एंड गो हेड। यूथ बहुत कुछ कर सकता है और इंडिया का यूथ इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है जो कि वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि मैंने डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जहां सब देखा है कि हमारे बच्चों के पास एक मकसद है, बहुत कुछ कर सकते हैं। गरीबी से उठे हुए पटना के, बिहार के लोग, यूपी के लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, द ओनली थिंग इज प्लीज थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, अपने आप से वार्तालाप कीजिए और करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ना, ये सारी चीजें रखिए आप और आगे बढ़िए। यू बॉर्न टू एक्सेल, यू विल बी अ विनर वन डे। सर अंतिम सवाल ये था कि आज IIT, IIMs हैं, एम्स है और भी कई बड़े संस्थान हैं, उसमें बच्चे तनाव से के बाद नशे का सहारा ले लेते हैं, ड्रग्स का सहारा, शराब का सहारा और चीज़ों का। कई बच्चे डिप्रेशन कर लेते हैं। अभी डिप्रेशन सुसाइड की, अभी जो कोटा में इंस्टीट्यूट है वहाँ सुसाइड की कई बच्चों ने, मतलब ये डेली आता है कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को लेकर जाते हैं, सपने पूरे होते हैं तो वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं। उन संस्थान चलाने वालों को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंतिम सवाल है मेरा। जैन साहब, जो कड़वा सच है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि बच्चा ड्रग्स की तरफ क्यों जाता है। कैन इट बी ओनली फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ मजा आएगा, दम मारो दम, ठीक है, क्या वो कर रहा है, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कि उनको उन अंधेरी गलियों में लेके जा रहा है, उनकी असाइनमेंट्स पूरी नहीं हो रही, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं होपलेसनेस है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की कमी है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की कमी है, कहीं ना कहीं उस बच्चे की हॉबी या जिस चीज के लिए वो बना है वो नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेशर्स हैं। आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर आई वुड से वो ये कभी नहीं बताएंगे कि आपका बच्चा MBBS या BTech के लिए नहीं बना, आपका बच्चा तो पेंटर बन सकता है, आपका बच्चा तो म्यूजिशियन बन सकता है, आपका बच्चा क्रिकेटर बन सकता है। वो ये नहीं कहेंगे आपके बच्चे, वो संस्था चलाने वाले चाहे कोई भी है, चाहे कोटा के हैं, चाहे यहाँ के हैं, या इवन कॉलेजेस भी हैं, वो एक नंबर गेम है कि कहीं ना कहीं एक ग्राहक है उसको फंसा लो। ये कमी हमारे सिस्टम की है कि हम बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलर्स नहीं है। मैंने डिफरेंट स्कूल्स में काम किया, मैं प्रिंसिपल भी रहा, तो मैं बच्चों की मनोविज्ञान को उनको समझता था कि बच्चा किस लिए बना है, और पेरेंट्स का किसी टाइप का भी धक्का जो है, किसी टाइप का भी फोर्स है। जब पेरेंट्स से बोलेंगे हम इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे वो उस चीज को कैच करके आपका माइंड वॉश करके आपको 1-2 साल के पैकेज में दे देंगे। आज के टाइम में इतना बुरा हाल है, देखिए 3री क्लास का बच्चा वो कोर्स ज्वाइन कर रहा है MBBS के लिए, 5वीं क्लास का बच्चा, इतनी बड़ी गेम है, इतनी बड़ा एक नेक्सस है, वो उस नेक्सस को तोड़ने के बजाय और ज्यादा ताना बना हुआ है। हमारा बच्चा तो आने वाले टाइम में होगा कि इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, इमीडिएटली कोई ना कोई एकेडमी वाले एक ऐसा टीका बनाएंगे, बोले ये टीका लगाने से जो बच्चा होगा ना उसका MBBS बनने का इरादा होगा। अरे यार नॉनसेंस है, ये सारी चीजें गलत है। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमें ड्रग्स है, चाहे किसी टाइप की भी नेगेटिविटी आ रही है बच्चों के अंदर, हमें यूथ को फोकस करना होगा। अगर आप सिर्फ ये कहना कि यूथ का मतलब सिर्फ नंबर है कि 60-65% हमारी यूथ पॉपुलेशन, लेकिन वो यूथ पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है? क्या आप जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा रहा है उसके अंदर गैप है, उसको प्लग करने की जरूरत है, उसको कम करने की जरूरत है कि इंडस्ट्री क्या मांग रही है, वर्ल्ड क्या मांग रहा है, किस टाइप के लीडर्स मांग रहे हैं, किस टाइप की वर्कफोर्स मांग रहा है, उसके लिए काम क्या हो रहा है।
आपका रॉ मटेरियल ही खराब होगा। अगर मिट्टी ही खराब होगी तो ईंट कैसे बनेगी बढ़िया? ईंट भी टूट जाएगी फिर तो। आप भट्टे में डाले जा रहे हैं, भट्टे में तो भट्टी तो पूरा आग दे रही है, लेकिन मिट्टी खराब है आपकी। कहने का मतलब है कि यूथ को हमें तैयार करने के लिए सशक्त करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, माँ बाप को टाइम देना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, करियर गाइडेंस एंड काउंसलर की जरूरत है। हर स्कूल में बहुत जरूरी है कि सरकार पक्का लगा दे, और स्कूल वालों की ड्यूटी होनी चाहिए कि 10वीं तक बच्चे की रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए कि बच्चा किस चीज के लिए बना हुआ है, इसके क्या इंटरेस्ट है। बच्चा 10वीं के बाद चौराहे पे खड़ा हुआ है, 12वीं के बाद चौराहे पे खड़ा हुआ है, फॉरेन जा रहा है, क्यों जा रहा है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। वो बेचारा अंधेरी गलियों में, चाहे वो फॉरेन भी चला जाए, वहां भी भटक रहा है, क्योंकि अंदर से उसकी जो इंस्टिंक्ट थी उसको किसी ने समझा ही नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आती है, ये सारी चीज आती है। तो ये महत्वाकांक्षा चाहे समाज की है, चाहे माँ बाप की है, चाहे टीचर्स की है, या स्वार्थ है किसी प्रकार का, ये इनफैक्ट घोर अन्याय आज की यूथ के साथ कर रहा है। मैं यूथ के साथ अपनी जो सिंपथीज भी मैं इजहार करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, जैन साहब, बच्चे मेरे साथ फिक्सअप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज अवेलेबल। सिर्फ ये नहीं कि फॉरेन जाने की हम बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम आइल्स अकेडमी, पीटी अकेडमी चलाते हैं, बच्चों को फॉरेन भी भेजते हैं, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर ग्रेजुएशन कर ले, यहाँ पर ये कर सकता है, इसके अंदर ये प्रतिभा है, तो हम वो भी गाइड करते हैं। तो आप मोस्ट वेलकम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारे साथ डिस्कस करें, बात करें कि अब हम संवाद चाहते हैं। हम संवाद चाहते हैं बच्चों के साथ, स्कूल वाले संवाद नहीं करना चाहते, कोई बच्चों में संवाद नहीं करना चाहता। कंप्लेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट होती है, ये नहीं करता बच्चा, ये नहीं करता, ये नहीं। लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? साहब, पेरेंट्स, टीचर्स, समाज, पॉलिटिशियंस, कौन जिम्मेवारी ले रहा है? जिम्मेवारी फिक्स करिए ना। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को एक एज एन एटीएम काम करने की जरूरत नहीं है। अब धन इतना कमाने पे लगे हो कि बच्चों का भविष्य, अरे पहले प्रेजेंट तो देख लीजिए आप। समय गुजारते, मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, 12-14 साल का बच्चा, 3 ब्रेकअप हो गए जी, ठीक है, मोबाइल पे माँ बाप लगे हुए हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पे, ये जी वे जी। अरे यार, तुम वक्त तो गुजारिए। इस वक्त रक्तदान तो जरूरी है, वक्तदान भी बहुत जरूरी है। सो बच्चे उसी के जो समय देता है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो मैटर नहीं करता। और माँ बाप को भी आदर्श बनना होगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो महान लोग हैं, उनकी कहानियां सुनाइए, वीरों की कहानियां सुनाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। एक खाने पीने पे ध्यान रखिए कि किस टाइप का खाना होना चाहिए। घर में रोटियां बंद हो रही हैं बनने के लिए, आप ये ऑर्डर करते हैं, आ जाता है खाना, अरे उसमें प्यार तो नहीं है, माँ का, पिताजी का लाड तो नहीं है, वक्त तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो ये सारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ओवरहॉलिंग की जरूरत है सारे सिस्टम की। नहीं तो हम सिर्फ आने वाले टाइम में ड्रग एडिक्ट्स और देखेंगे, हम लोग क्राइम और देखेंगे, ठीक है। और जो क्रिमिनल्स हैं जो जेलों में बंद हुए हैं, आप देखिए कि उनसे अगर इंटरव्यू करिए, बात करिए कि कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां रही होंगी, क्यों ऐसा किया, वजह क्या रही। तो देयर इज अ लॉट टू बी डन एंड आई विश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सेवाएं सरकार चाहे, मेरी सेवाएं पत्रकार लोग चाहें, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी आप बुलाइए। आई विश कि मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों जो कि इस फील्ड में हमने तजुर्बा हासिल किया है और खुद धक्के खा करके हम लोग यहाँ पहुंचे, तो हम आपके साथ हैं और दर्शकों के साथ हैं। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं 9416291482। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मेरे से बात करके आप फिक्सअप करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके बच्चे की प्रतिभा क्या है, किस चीज़ के लिए वो बना है, कहाँ वो बेहतर कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, वो आपके हम गाइडेंस के लिए हम तैयार हैं। और अगर मेंटल इश्यूज हैं कोई भी, तो मेरी वाइफ, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और योगा कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये काउंसलिंग और सुनना, कि आज वक्त नहीं है लोगों के पास, अगर माँ बाप सुने, कोई हमारे जैसे लोग सुने, तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। द ओनली थिंग इज दैट होप, दैट ट्रस्ट अगर बच्चे में होगी और हम पैदा कर पाएंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। मैंने सर आपका बहुत स्वागत है। जब बेनर सर ने बताया कि रक्तदान करिए, रक्तदान तो बहुत हो गया, आप रक्तदान भी करिए, कम से कम बच्चों को समय बताइए। उसी चीज़ के साथ मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने समय दिया, बेनर सर ने समय दिया, तमन्ना ने समय दिया, इसको बड़ा आभारी हूँ। और इसी के साथ हम सबसे अपील करते हैं, इस चैनल को देखिए, लाइक करें, शेयर करें। आप सर इस चैनल की अपील कीजिए लोगों से। देखिए, अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए और अच्छे विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं आप जरूर शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, और जो भी सहायता आप चाहते हैं हम लोग साथ हैं आपके। गुड लक, सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।